आ जाइए, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। एक इससे पहले हम लोग एक हेड पढ़े हुए थे। क्या हेड पढ़े हुए थे? इनकम फ्रॉम एचपी। हम लोग को पता है कि हमारे पास कितने हेड्स है? हाँ, एक है सैलरी, एक है एचपी, एक है कैपिटल गेन, एक है पीजीबीपी और एक है अदर सोर्सेस। तो हम लोग एचपी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ध्यान दिए होंगे जब एचपी हम पढ़ाए होंगे ना, तो एचपी में कहीं ना कहीं आपको ये बताए होंगे कि एचपी में चार्जेबिलिटी सेक्शन है। क्या है बताइए? हाँ, एचपी में चार्जेबिलिटी सेक्शन था और एचपी में चार्जेबिलिटी से जो सेक्शन था ये बताता था कि कौन सा इनकम एचपी में चार्ज होगा, कौन सा इनकम एचपी में चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? हर एक इनकम तो एचपी में नहीं जाएगा। जो यहाँ पर कंडीशन लिखा गया है, वही जो कंडीशन यहाँ लिखा गया है, अगर वो कंडीशन इनकम के साथ मिट करता है तो ही वो एचपी में जाएगा, अदरवाइज कंडीशन मिट नहीं करता है तो एचपी वाला कंडीशन याद है क्या? सैलरी में भी चार्जेबिलिटी सेक्शन है। जी हाँ, सैलरी में भी चार्जेबिलिटी सेक्शन है। कौन सा इनकम सैलरी में जाएगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो इनकम को सैलरी में जाना है वो चार्जेबिलिटी सेक्शन, यानी कि इसका जो कंडीशन है वो मिट करना पड़ेगा। अगर कंडीशन मिट किया तो ही सैलरी में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, है ना? तो आ जाइए हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन, जो कि क्या है बताइए? सेक्शन 15। ठीक है ना? सेक्शन कितना? 15। सेक्शन 15 जो है कहीं ना कहीं हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन है। और इसमें बताया गया है क्या? आइए, क्या बोला गया है? एन इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी only if the relationship between payer and pay is the relationship of employer and employee। अरे भाई, सैलरी में इनकम तभी जाएगा ना जो पेयर और पे के बीच में क्या रिलेशनशिप हो? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है पेयर और पे के बीच में, तो फिर वो इनकम जो पे को हुआ है वो इनकम उसके सैलरी में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको एक इनकम हुआ, वो इनकम किससे हुआ है? एम्प्लॉयर दिया है क्या आपका? हाँ, एम्प्लॉयर दिया सर, मेरा एम्प्लॉयर इनकम दिया हमको, तो फिर ये इनकम कहाँ जाएगा? आपके हेड सैलरी में जाएगा। समझ आ रहा है ना? यानी साफ साफ बोला जाए तो, कॉमन भाषा में बोला जाए तो, जो इनकम आपको एम्प्लॉयर देता है उस इनकम को आप कहाँ भेजेंगे? सैलरी में बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसको कंडीशन कैसे लिखेंगे कि इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे इज द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। बट ध्यान रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को पैसा दे रहे हो, आप मेरे को फीस दे रहे हो, ठीक है ना? तो मेरे को इनकम हो रहा है ना, तो क्या ये इनकम सैलरी में जाएगा मेरा? क्या ये इनकम सैलरी में जाएगा मेरा? आप मेरे को फीस दे रहे हो ना, तो आप मेरे को जो फीस दे रहे हो तो मेरे को तो इनकम हो रहा है, तो मेरे को जो इनकम हो रहा है तो क्या ये मेरा इनकम सैलरी में जाएगा? अब सैलरी में जाएगा कि नहीं जाएगा, सिंपल, कहाँ जाएगा हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सैलरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। सैलरी में जाने का कंडीशन क्या है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो जाए। आप मेरा एम्प्लॉयर है, यानी आपके इशारों पे हम काम करते हैं, आप मालिक है, हम नौकर हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को क्या बोलिए? मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप कहा गया है। ठीक है? तो जहां पर मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैसे मालूम चलेगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है कि नहीं है? सैलरी में कब जाएगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो तो। इनकम एम्प्लॉय जो इनकम होल्ड कर, आई मीन जिसको इनकम हुआ है और जिससे इनकम हुआ है, यानी पे और पे के बीच में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। इतना बात तो दिमाग में ढुक गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप माने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप माने मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। जहां पर मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है बताइए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, मास्टर एंड सर्वेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो
अब बताइए मेरा आप एम्प्लॉयर हैं, हम एम्प्लॉई हैं, कैसे मालूम चलेगा? आप मास्टर हैं, हम सर्वेंट हैं, आपके इशारों पे काम करते हैं, आप बोलिएगा तो हम वो करेंगे, तो नहीं ना, तो आप मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। अच्छा मेरा आप एम्प्लॉयर ही नहीं है, हम आपका एम्प्लॉय ही नहीं है, तो फिर आपसे जो मेरे को इनकम हो रहा है वो सैलरी में जावे ना। समझ में आया? आओ 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 गेम खेलते हैं, बताना होगा आपको, ठीक है ना? पहला वाला, अरे ऑडिटर को ऑडिट फीस मिला हुआ है, ऑडिटर को क्या मिला है बताइए? ऑडिट फीस मिला हुआ है। तो ऑडिटर होता क्या है? जो ऑडिट करता है ना? तो ऑडिटर को क्या मिला हुआ है? तो इसमें दो लोग कौन कौन है बताइए? इसमें दो लोग जो आते हैं ना, वो आता है, बताओ, क्लाइंट, ठीक है ना, और दूसरा आता है प्रोफेशनल। बात समझने की कोशिश करिएगा, ऑडिटर किसी के इशारों पे काम नहीं करता, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, समझ रहा है ना? इंडिपेंडेंट है वो आपके यहाँ जाता है, आपका अकाउंट चेक करता है, और ये काम कराने के लिए आप फीस देते हैं। हाँ, ये काम कराने के लिए आप क्या करते हो? फीस देते हो। आपको एक ऑब्लिगेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट कि आपको ऑडिट करवाना होगा, और आप ऑडिट जो है ऑडिटर से करवाते हो, और ऑडिटर आपका घर का नहीं है, उसको आप अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉय की तरह आप नहीं रख सकते। वो आपका एम्प्लॉय नहीं है कि आपके सारों पे काम करेगा, वो आपका अकाउंट चेक करेगा, उसके लिए आपसे फीस लेगा और आपको रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट को आपको पब्लिश करना है दुनिया को, बात खत्म, बात खत्म। जैसे आप लोग ना एग्जाम्पल के तौर पर अटेस्टेड कराने जाते हो ना, तो जो आपका साइन करता है अटेंडेंस डॉक्यूमेंट, क्या आपका नौकर है? मान लो सपोज आपसे फीस ले रहा है, तो फीस ले रहा है तो क्या आपको उसको पैसा दे रहा है तो नौकर है? नहीं, क्लाइंट और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है यहाँ पर, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। तो जब मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप ही नहीं है, जब मास्टर एंड, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, तो ये इनकम, ऑडिटर का इनकम अपने क्लाइंट से सैलरी में नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा पता है? सैलरी में नहीं जाता है, जाता है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाता है। ऑडिटर का जो इनकम होता है ना, वो कहाँ चला जाता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ोगे आप बाद में। डन। दूसरा, सैलरी मिल रहा है, ओहो, सैलरी मिल रहा है, किससे सैलरी मिल रहा है? फॉर्म से सैलरी मिल रहा है, किसको? पार्टनर को। अब बताइए मेरे को कि ये इनकम कहाँ जाएगा? हाँ, सैलरी में जाएगा? जी बिल्कुल सैलरी में नहीं जाएगा। फॉर्म और पार्टनर में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है, फर्म एंड पार्टनर में ओनर का रिलेशनशिप है। मेरा ही बिजनेस है बाबा, हम अपने आप को सैलरी दे रहे हैं, तो हम और मेरे में सर्वेंट और मास्टर रिलेशनशिप है। मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है। अरे फर्म तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना, तुम्हारा ही कंपनी है ना, तुम्हारा कंपनी नहीं, तुम्हारा ही फर्म है ना। तो समझ में आ रहा है क्या? तो फर्म एंड पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ओनर का रिलेशनशिप है। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं है। सो दैट ये इनकम कहाँ नहीं जाएगा? सैलरी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जी सर, ये कहाँ जाएगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जरूर समझ में आ जा रहा है कि सैलरी में नहीं जाएगा, है ना? तो सर ये कैसे मालूम चलेगा कहाँ जाएगा? वो सीखने से, आगे जब पढ़ोगे ना तो सीख जाओगे कहाँ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। चलो, दोनों जवाब दिए, दोनों ही गलत। चलो कम से कम 3 नंबर तो उम्मीद करते हैं सही बताओ। देखना ये है कि 3 नंबर कौन सही बताता है, 3 नंबर कौन सही बताता है। हाँ, गवर्नमेंट एमपी सैलरी, एमपी एमपी जिनका पीछे घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, वो जीत जाएंगे सपोज, तो क्या बन जाएंगे? अभी भी एमपी है, मान लीजिए जीत गए फिर से, तो क्या बनेंगे? तो एमपी को क्या मिलता है? सैलरी। किससे? गवर्नमेंट से, है ना?
तो गवर्नमेंट से किसको मिल रहा है? एमपी को सैलरी। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब बताइए, एमपी को जो सैलरी मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो सैलरी में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? ना ना, एमपी जो है गवर्नमेंट का नौकर है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट के इशारों पे एमपी काम करेगा। एमपी, समझिए, एक और चीज समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय का ना, एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है। एम्प्लॉय का जो प्रोसीड्यूर होता है ना, एम्प्लॉय को क्या बोलो, एम्प्लॉय का जब रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर होता है, यानी हम अपने एम्प्लॉय को रखे हैं तो हम ना उसको सेलेक्ट किए हैं। समझा रहा है ना? और एमपी सेलेक्ट नहीं किया जाता है, एमपी इलेक्ट हुआ है। मोदी जी इस व्यक्ति को काम पे नहीं रखे हुए हैं, वहां के जनता उनको इलेक्ट करके वहां भेजे हुए हैं। मोदी जी के बोलने पे वो नहीं गया हुआ है, मोदी जी चाह के भी उसको हटा नहीं सकते। जब तक वहां के जनता नहीं हटाएंगी तब तक वो व्यक्ति, जैसे कि इलेक्शन हार गए तो एमपी जी गए, जीत गए वापस, तो वापस एमपी जी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इस एमपी बनाना और ना बनाने के पीछे सरकार का हाथ है कि पब्लिक का हाथ है? तो सरकार का नौकर हो गए, सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं एमपी? नहीं ना। तो एमपी और गवर्नमेंट में क्या रिलेशनशिप नहीं है? मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो दैट ये इनकम, इसीलिए आप सुने होंगे एमपी का चाहे एमएलए का चाहे काउंसलर वगैरह का, इन लोगों का जितना भी सैलरी इनकम होता है ना, ये इनकम सैलरी में नहीं आता है। अब कुछ लोग तो बोलता है टैक्स ही नहीं लगता, टैक्स लगता है। ऐसा बात है, टैक्स नहीं लगता है, टैक्स लगता है, बट ये इनकम कहाँ नहीं आता है? सैलरी में नहीं आता है। तो कहाँ चला जाता है पता है? कहाँ जाएगा बोलो? अरे सही बोलोगे, बोलो ना। चलो, इतना तो भगवान बुद्धि दिए हैं। कुछ लोग बोलेगा बिजनेस, बिजनेस है, नेतागिरी बिजनेस। यस, मेरे को वहां से बिजनेस है, सब कोई बिजनेस करते हैं, क्या कर रहे हो? नेतागिरी। अजीब हाल है। तो अदर सोर्स में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाएगा। तीन जवाब दिए आप लोग, 3 क्वेश्चन का, तीनों ही गलत आते हैं। सर ये तो अजीब अजीब है, ऐसा कैसी था अब, तो क्या किया जाए? उम्मीद करते हैं चौथा जवाब सही दोगे, ठीक है ना? आओ, अच्छा यहां पर 2 क्वेश्चन है। इंप्लॉय रिटायर किया, क्या किया बोलो? मस्त काम किया इंप्लॉय, और फिर क्या हो गया? रिटायर कर गया, और उसको कंपनसेशन मिला हुआ है, रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसको आप सही दे दोगे, हमको लग रहा है, पता नहीं क्यों। एम्प्लॉय रिटायर किया और उसको क्या मिल रहा है जरा बताइए? सैलरी मिल रहा है, किस कंपनसेशन मिल रहा है? ओके, रिसीव कंपनसेशन, रिसीव कंपनसेशन, रिसीव कंपनसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कंपनसेशन मिल रहा है। बोलो, तुमको क्या मिल रहा है? एम्प्लॉय रिटायर कर गया, अरे एम्प्लॉय क्या हो चुका है, और उसे क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है। सपोज पेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अब बताओ उसको सैलरी में जाएगा कि नहीं जाएगा? पर एक मिनट, रिटायर हो गया है, रिटायर हो गया है, ध्यान रखना। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो उससे पहले हम बता दे, रिटायर हो गया है। अब बताओ कहाँ जाएगा? हाँ, क्या सैलरी में जाएगा कि नहीं जाएगा? पैसा दिया कौन? सर एक्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। अब तो नहीं है ना, अब तो उसके शहरों पे काम करते हो नहीं, घर बैठे हुए सुकून से रिटायर हो चुके हो ना। हाँ, तो जो बेनिफिट मिल रहा है तो उस इनकम पर क्या टैक्स तो लगेगा, वो अलग बात है, बट सैलरी में जाएगा? जी बिल्कुल सैलरी में जाएगा। तो हिसाब गलत है, बिल्कुल सैलरी में जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। तो बिल्कुल ये कहाँ जाएगा बताइए? सैलरी में जाएगा। जरा बताइए सैलरी में क्यों जा रहा है? पैसा देने वाला कौन और पैसा रिसीव कौन कर रहा है?
तो सर अभी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है ना। हाँ बिल्कुल अभी नहीं है, पर जरा सोच के देखो ये पैसा मिल क्यों रहा है, मेरी बात समझिए। ये जो पेंशन मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है? तुम्हारा चेहरा देख के हम दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि एक जमाने में तुम मेरे लिए काम करते थे। तो जो इनकम दिया जा रहा है ना, इस बेस पे दिया जा रहा है कि कभी एक जमाने में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमको इनकम मिल रहा है वो इनकम कहां जाएगा? सैलरी में जाएगा। कि इवन अभी आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं भी है, पर जो इनकम जो जनरेट हो रहा है, इनकम जो हम आपको दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि एक जमाने में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, यानी तो मेरे लिए काम करते थे, उसीलिए हम इनकम दे रहे हैं। तो यानी कि इनकम जो जनरेट हो रहा है, ये इनकम कहां जाएगा? सैलरी में जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो। चलो, एम्प्लॉयर रिटायर नहीं हुआ, एम्प्लॉयर एक्सपायर हो गया, एम्प्लॉयर चल बसा। जब एम्प्लॉयर चल बसा तो मान लो पेंशन हो गया, और भी पैसा मिलता है, ग्रेचुटी हो गया, है ना। तो वो सब फंड का पैसा, वो सब पैसा उसके लीगल हायर को कंपनसेट किया गया है, उसके लीगल हायर को दिया गया। अरे जैसे मान लो, समझो ना, ये इंसान है, इसका नाम है राम। अब राम रिटायर कर गया, तो जो इसको पैसा मिल रहा था कहाँ जाएगा? अरे रिटायर कर गया, पेंशन मिल रहा था बाबा। अरे राम जो है ना, रिटायर कर गया, उसको क्या मिल रहा था? पेंशन, पेंशन मिल रहा था, तो कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। हम बोल रहे हैं राम रिटायर कर गया परमानेंटली, धरती से रिटायर कर गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब राम जो है क्या हो गया? डेथ कर गया। अब जब राम डेथ कर गया तो उसका जो पेंशन है ना, पेंशन अब उसको तो नहीं मिलेगा ना, उसको देंगे आत्मा को बुलाकर। यहाँ हाथ रखो सब लोग, आत्मा को बुलाया जाएगा, एक चेक काट के देंगे, लीजिए आत्मा जी आपका चेक। ऐसा होगा ना? किसको दिया जाएगा? उसके फैमिली मेंबर, लीगल हायर उसको दिया जाएगा। पेंशन हम किसको भेजने लग गए? उसके लीगल हायर को। और जो इसका पेंशन लीगल हायर रिसीव कर रहा है, वो इनकम कहाँ जाएगा? बस इतना मेरा क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। मतलब सर अब ये बोलना चाह रहे हैं वो जिंदा था, वो रिसीव कर रहा था तो सैलरी, और जब वो जिंदा नहीं है, कोई और रिसीव कर रहा है, उसका वाइफ, उसका बच्चे रिसीव कर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस। एक जवाब तो लोग सही नहीं दिया है, देख लो। अब ये सर ये क्या गेम है? अरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप किसके बीच में था? अच्छा देखो यहाँ पर देने वाला कौन? एम्प्लॉयर है ना, मतलब पैसा कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है? नहीं, एम्प्लॉय के फैमिली को दे रहा है। तो एम्प्लॉय के फैमिली और एम्प्लॉयर के बीच में एक जमाने में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ करता था ना बाबा, कभी नहीं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता हुआ करता था। एम्प्लॉय के फैमिली के, एम्प्लॉय का फैमिली और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप थोड़ी ना हुआ है कभी। दैट्स वाई ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस। चलो बाबा, उम्मीद करते हैं ये तो सही दे दो। हाँ, कंपनी, कंपनी अपने डायरेक्टर को फी दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है ना। अरे कंपनी ना अपने डायरेक्टर को फी और रेम्यूनरेशन दे रहा है। दो बातें, दो बातें बोल रहा है। रेम्यूनरेशन फॉर डे टू डे वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो आता है, काम करता है, जाता है, वो आता है, रोज काम करता है, जाता है, ठीक है ना। कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी जाता है। तो बताइए, रेम्यूनरेशन देता है उसको। अब बताइए इनकम सैलरी में जाएगा कि नहीं? रेम्यूनरेशन इंक्लूड सैलरी? बिल्कुल ये सैलरी में जाएगा, ये बिल्कुल सैलरी में जाएगा। क्यों? कंपनी और डायरेक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हाँ हाँ हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर होता है ना। कंपनी का मालिक कौन होता है बताइए? शेयर होल्डर होता है। और कंपनी जो है ना, किसको अपॉइंट किया हुआ है? डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ताकि कंपनी को क्या करे? मैनेज करे डे टू डे अफेयर्स को। तो भाई डायरेक्टर जो है कंपनी के इशारों पे काम करेगा, बिल्कुल कंपनी के इशारों पे काम करेगा। तो जो कंपनी से डायरेक्टर को सैलरी मिलेगा वो सैलरी में ही जाएगा।
क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। बट वही अगर ध्यान रखिएगा, फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ओनर का है। तो फिर ये इसका जो सैलरी इनकम हुआ है वो कहाँ नहीं जाएगा, सैलरी में नहीं जाएगा, बट इस यहाँ पर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। बात समझ में आया, तो ये सैलरी में चला जाएगा। आगे बोल दीजिए बी नंबर, बोर्ड मीटिंग फी फॉर द रिप्रेजेंटेटिंग शेयर होल्डर। बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हो तुम, बोर्ड मीटिंग का फीस तुमको मिल रहा है, ये सैलरी में नहीं जाएगा, अदर सोर्सेज में जाता है, ये अदर सोर्सेज में जाता है भाई साहब। रीजन क्या है कि तुम्हारा काम है डे टू डे अफेयर्स में काम, सुनो ना, डायरेक्टर का काम क्या है, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। डे टू डे तुम मीटिंग कर रहे हो और मीटिंग में हमको बुला लिए, किसको बुला लिए, हमको बुला लिए, तो क्या मेरा काम मीटिंग में बैठना है, मीटिंग शेयर होल्डर लोग का है ना, तो मीटिंग तो शेयर होल्डर लोग का है, शेयर होल्डर बैठा हो, तुम लोग बैठो, तुम लोग बातचीत करो, मेरे को क्यों बुलाए। हाँ पर शेयर होल्डर को तो अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा ना, तो अलग से तो बुलाना पड़ेगा डायरेक्टर को ना, तो डायरेक्टर अलग से टाइम दे रहा है ना, अलग से टाइम दे रहा है, तो यानी कि डायरेक्टर का ये काम नहीं है। बात समझिएगा, अगर शेयर होल्डर के मीटिंग में बैठा हुआ है तो मीटिंग फीस बोलते हैं इसको, सिटिंग फीस बोलते हैं। सिटिंग फीस कहाँ नहीं जाता, सैलरी में नहीं जाता है, बट डे टू डे वर्किंग के लिए डायरेक्टर को पैसा मिल रहा है, तो ये कहाँ चला जाता है, सैलरी में चला जाता है। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब इतना समझ में आया क्या, क्या समझाएं आप लोग को कि चार्जेबिलिटी सेक्शन में क्या बताएं आपको कि एन इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी तभी जब क्या हो, रिलेशनशिप बिटवीन पेयर और पेई इज द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो ही जाकर जाएगा। ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं हो तो ये सैलरी में नहीं जाएगा। यहाँ लिखा भी था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, जो 120 में आया था। Therefore remuneration received by him is not a salary, वो एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है ना, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, उसको क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है, जनता इलेक्ट किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 था ये, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। देखिए बात समझिएगा, सैलरी इज चार्जेबल टू द टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ये बात पूरे दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। क्या सर कि सैलरी चार्जेबल टू द टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, सैलरी ड्यू हो गया था 24-25 में, 23-24 में, रिसीव हो रहा है 24-25 में, टैक्स कब देना होगा, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अरे बाबा पिछला साल का सैलरी पिछला साल मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, इस साल मिला। सैलरी कब मिला, टैक्स कब देना होगा, इस साल ना, विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज, उसे पिछले साल ही देना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, पिछले साल तो सैलरी मिला नहीं है, तो फिर टैक्स में से देंगे हम, घर से, सैलरी में से दे रहे हैं, सैलरी में तो मिला ही नहीं है भाई साहब, ड्यू हो गया है, हाथ में लक्ष्मी माता का दर्शन, लक्ष्मी माता का दर्शन तो इस साल हुआ है, पर पिछले बार तुम्हारा महीना लग गया, साल लग गया, व्हाटएवर हो गया। ठीक है ना, बट लक्ष्मी माता का दर्शन कहाँ हुआ है, इस साल हुआ है, तो टैक्स कब देना पड़ेगा, इस साल कि पिछले साल ही देना पड़ेगा। तो उस समय तो लक्ष्मी माता हाथ में नहीं है, तो टैक्स कहाँ से दोगे। हाँ समझ में आ रहा है, सोचो एम्प्लॉयर तुमको सैलरी दिया नहीं है, फिर भी तुमको क्या पे करना पड़ जाएगा। अच्छा ऐसा कहाँ नहीं हुआ कि तुम अपने एम्प्लॉयर के पास गए, बोले एम्प्लॉयर एक काम करिए ना, हमको ना एडवांस में सैलरी दे दीजिएगा क्या, और आपको इस साल का सैलरी एडवांस में ही दे दिया आपका एम्प्लॉयर पहले ही। ठीक है ना, यानी रिसीव कब हो गया, पहले ही, और ड्यू कब था, इस साल था। तो अब बताओ अब कब देना पड़ेगा, रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अब पहले। समझ में आ रहा है कहानी, यही कहानी है। तो लिखा हुआ है क्या, सैलरी इज चार्जेबल टू द टैक्स ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आइए। आसुन मिस्टर ए ड्रॉ ए सैलरी इन एडवांस फॉर अप्रैल 2024। ठीक है,
हमारा असेसमेंट ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? देख लिए यहां से 23-24 में जो भी इनकम कमाए हो, 23-24 जो भी इनकम कमाए ना, अब पे करना चालू करेंगे। 1 अप्रैल हो गया ना, हाँ 1 अप्रैल से पे करना चालू कर देंगे। तो 23-24 के लिए 23-24 इज योर क्या, प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, अब टैक्स पे करना चालू हो जाएगा। जो पिछला साल पैसा कमाया है अब यहाँ से टैक्स पे करते रहो। बात समझ में आ रहा है क्या? असेसमेंट, अब उसका इनकम असेस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 23-24 में कमा ले जितना कमाना है। क्लियर? अब बताओ, हुआ ये कि सैलरी इन एडवांस फॉर अप्रैल 24, अप्रैल 24 मैंने, ये देखो यहाँ अप्रैल आएगा, अप्रैल यहाँ आएगा ना, अप्रैल 24 तो यहाँ फॉल करेगा। अरे हाँ, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, है ना, अप्रैल 24 तो यहाँ फॉल करेगा, यानी कि हमारा साल तो ये खत्म हो जा रहा है। यानी कि एडवांस में पैसा ले रहे हो, कब ले रहे हो, मंथ इन मार्च, मतलब इस महीना में, यानी कि 24 का पैसा तुम इस साल ले लिए, ठीक है ना। तो बताओ टैक्स कब लगेगा, नेक्स्ट ईयर में लगेगा कि इस साल लगेगा, विच एवर इज अर्लियर, इस साल मैंने 23-24 में। इटसेल्फ द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है ना, मतलब कि पता था ना ड्यू और रिसिप्ट बेसिस होता है, तो रिसिप्ट बेसिस इन प्रीवियस ईयर 23-24 itself will not include in the income of previous year 24-25 का इनकम में नहीं जाएगा। इवन ड्यू कब था 24-25 का, बट तुम रिसीव कब कर लिए, तो तुमको 23-24 में ही टैक्स देना होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक और एग्जांपल है, आइए, सैलरी इज ड्यू ऑन मार्च 2024। अब क्या हुआ बताओ, सैलरी कब ड्यू किया, मार्च 2024, यही सैलरी ड्यू कर गया, यहाँ पर सैलरी ड्यू यहाँ हो गया है, पर तुम क्या हुआ है ना, रिसीव अप्रैल में हो रहा है, पर मिल कब रहा है, अप्रैल में, मतलब साल खत्म होने के बाद। तो अब बताओ क्या होगा, कब चार्जेबल होगा, 23-24 में ही चार्जेबल होगा, विच एवर इज अर्लियर। चार्जेबल इनकम प्रीवियस ईयर किसमें, 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 24-25। समझ रहा है? ऑब्वियसली इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ 24-25 के इनकम में नहीं, प्रीवियस ईयर 24-25 में नहीं जाएगा, प्रीवियस ईयर नहीं जाएगा। कौन सा प्रीवियस ईयर में आएगा, 23-24। प्रीवियस ईयर लेको समझ लो, असेसमेंट ईयर को मत समझना, ये असेसमेंट में हम डाल दिए थे, बट ठीक है, प्रीवियस ईयर को लेकर समझोगे तो सब दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फंस जाओगे। चलो कहानी खत्म, बात ले देके यही है कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जिस साल तुम पैसा रिसीव कर लिए उसी साल तुमको क्या देना पड़ेगा, जिस साल ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर हुआ उस साल आपको पैसा देना, टैक्स देना पड़ेगा। डन 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 डन, बोलिए। चलिए, तो अभी तक क्या बातें समझे हम लोग, दो बातें समझे हैं, चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी में क्या बात था, दो बात था कि भाई वो ही इनकम टैक्सेबल होगा सैलरी में जो जो इनकम रिसीव हुआ है, ठीक है ना, वो इनकम जो रिसीव हुआ हो वो किस बेस पे हुआ हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बेसिस पर रिसीव हुआ हो। दूसरा, जो सैलरी इनकम जो है ना, वो क्या होता है, ड्यू और रिसिप्ट, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पे होता है। आ जाइए, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का डेफिनेशन क्या है सर? सैलरी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। देखो सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब वेजेस भी सैलरी होता है, पेंशन भी सैलरी होता है, ग्रेचुटी भी सैलरी होता है, लिव सैलरी, बोनस, कमीशन, सब सैलरी होता है, सब सैलरी है। सैलरी का डेफिनेशन, जैसे वेजेस मिल रहा है ना, गवर्नमेंट डेफिनेशन देखा जाए सैलरी का डेफिनेशन, वेजेस भी सैलरी है, यानी कि वेजेस भी सैलरी है, पेंशन भी सैलरी है, ग्रेचुटी भी सैलरी है, सब सैलरी है। देखा जाए तो क्लियर हुआ यहाँ तक? देखा जाए तो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, सैलरी का बहुत सारा कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। सैलरी जब आपको मिलता है, जब जॉब करने जाओगे
तो सैलरी जो होता है ना, सैलरी, उस सैलरी में बहुत सारा क्या होता है बताओ, कंपोनेंट होता है। जब करते हो देखना पे स्लिप वगैरह, तो आपको क्या देगा, बेसिक देगा, अलाउंसेस देगा, दुनिया भर का अलाउंसेस देता है। हाँ, क्या देखिएगा, देखो ये नॉर्मली क्या है बताइए, पे स्लिप है ना। पे स्लिप पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक लिखा हुआ है ना। बेसिक के बाद क्या लिखा हुआ है, HRA, फिर क्या लिखा हुआ है, कन्वेनेंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंसेस, ठीक है ना। इधर खाली, इधर अर्निंग वाला साइड देखिएगा। तो बताओ सैलरी, अब इसका जो कहीं ना कहीं 20,000 रुपया इसका टोटल अर्निंग हुआ है, ये टोटल अर्निंग जो भी इसका 20,000 हुआ है, इसमें एक ही कंपोनेंट है कि बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपोनेंट। इसमें पता है कितना कंपोनेंट है, इसमें कुल मिलाकर दो ही कंपोनेंट देखा जाए तो है। एक क्या है हमारे पढ़ाई के अनुसार, एक के बेसिक दिया है इसको, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस दिया हुआ है, क्योंकि अलाउंसेस में बहुत सारा कंपोनेंट है। अलाउंसेस भी कई तरीका का होता है। हाउस रेंट अलाउंस, उसको HRA बोला गया, ठीक है ना। ट्रेवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, डियरनेस अलाउंसेस, डीए भी होता है, डीए भी होता है, डियरनेस अलाउंसेस। समझ में आ रहा है क्या, दुनिया भर का अलाउंसेस है, तो सब तो नहीं देता है, तो जो आपको, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट में किए हुए हैं उस आपको मिलेगा। तो सैलरी का मतलब खाली क्या होता है, कि सैलरी का मतलब खाली सैलरी। अच्छा, आपको जो अभी मान लीजिए कोई लोकल नॉर्मल लेवल पे कहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, छोटा मोटा कंपनी में काम कर रहा है या किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मिलता है। सैलरी मीन्स उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक। क्या उसको HRA मिलता है, हाउस रेंट का पैसा, हर घर का पैसा अलग से मिलता है, क्या उसको मेडिकल फैसिलिटी का पैसा मिलता है, क्या उसको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, कुछ नहीं। वो जो बेसिक दिया गया उसी में तुम्हारा ट्रेवलिंग अलाउंसेस है। तो सिर्फ उसको क्या मिल रहा है बताइए, छोटा मोटा जो कंपनी में काम करता है, बात समझ में आ रहा है ना, सिर्फ उसको क्या मिल रहा है, बेसिक। तो जनरली जब आप गवर्नमेंट कंपनी या कहीं बड़े कंपनी में आप काम करते हो, बड़े बड़े कंपनी में, ठीक है ना, इवन गवर्नमेंट कंपनी कोई सा भी, पर बड़े कंपनी में काम करोगे तो वहां पर आपका सैलरी का स्ट्रक्चर पूरा बनाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर सैलरी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस तरह से बनता है। तो सैलरी का क्या क्या पार्ट है बोलिए, क्या क्या है, एक बेसिक है, दूसरा क्या बताइए, अलाउंसेस होता है, फिर क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपका क्या पार्ट है बताइए, सैलरी का पार्ट है। फिर आपका आता है परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स क्या होता है सर बताएंगे। और फिर आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। दिस आर द कंपोनेंट ऑफ सैलरी। हाँ, बोलिए, बात समझ में आया इतना, कंपोनेंट ऑफ सैलरी। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हाँ अच्छा, पहले बेसिक सैलरी में आने से पहले आपको दिखा दे, देखो जब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं ना, कंप्यूटेशन सैलरी का क्या करते हैं। अच्छा सर, तो अभी तो जो दिखा रहे थे वही क्या, अरे वो पे स्लिप है, तुम क्लर्क का पढ़ाई कर रहा है, हाँ तुमको पे स्लिप बनाना सिखा रहे हैं हम। सही, तो पे स्लिप, प्ले स्लिप ऐसे ही बनता है, पे स्लिप, पे स्लिप बनाना सिखा रही है। ये जो था भाई साहब, ये क्या था, ये इनकम तुम्हारा कितना हुआ वो चीज है। ये पे स्लिप बनाने का पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि कितना तुमको टैक्स देना है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, हमको पता करना पड़ेगा कि जरा बताइए मेरे को कि बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, बेसिक सैलरी जो मिल रहा है आपको उस पर टैक्स लगता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है, अलाउंसेस जो मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है, परक्यूजिट्स मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है, प्रॉफिट इन सैलरी मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है। अगर सबका जवाब हाँ है तो काइंडली किताब बंद करिए, घर जाइए, छुट्टी हो गया, आपका पढ़ाई खत्म, सैलरी खत्म। तो सब पे टैक्स लगता है, ये तो बैठे क्यों है। अगर सब पे टैक्स लगता है तो भाई हाँ सब पे टैक्स लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबको जोड़ डाल के बता दीजिएगा इतना टैक्सेबल इनकम है। सब पे टैक्स नहीं लगता है, किसी किसी चीज पे एग्जेम्पशन है, किसी किसी पे डिडक्शन है। यही समझने के लिए तो बैठे हुए हैं आपकी क्लास में। अरे ये कॉमन चैप्टर है, जीवन में कभी भी आगे बढ़ोगे तो सैलरी तो मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? इतना तो पता होना चाहिए कि हम जो इनकम कमा रहे हैं उस पर हमको टैक्स देना भी है कि, और अगर टैक्स देना है तो कितना एग्जेम्प्ट है, कितना रुपया माइनस कर दिया जाएगा, पूरा रुपया कमाए सब पे टैक्स देना है। समझ में आ रहा है? तो यही सीखने के लिए बैठे हुए हो। ये जितना भी कंपोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इसको ब्रेक कर करके सीखना है हम लोग को। समझ में आ रहा है? और फिर समझ भी आएगा, एक इनकम दे दिया जाएगा एक व्यक्ति का, ये पैसा कमा रहा है, और उसको आपको क्या बताना है, पूरा बताना है कि बताओ इसका टैक्सेबल सैलरी कितना है। तो जनरली आपको बेसिक सैलरी में कितना, बेसिक सैलरी कितना, टैक्सेबल सैलरी निकालना है। जो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा वो हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या? हमको आपका पे स्लिप नहीं बनाने बैठे हुए हम लोग। जो इनकम के ऊपर क्या लगना है, टैक्स, वो लिखेंगे। बेसिक सैलरी के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा तो पूरा लिख देंगे। कमाए हो बेसिक सैलरी 50,000 रुपया सपोज, हालांकि बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, बेसिक सैलरी पे कोई एग्जम्पशन नहीं है, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है। और एक मिनट के लिए मान लो कि बेसिक सैलरी, चलो मान लो ना एचआरए आपको मिला है 50,000 रुपया, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है बोलो? तो क्या 50,000 पे पूरा टैक्स लग जाएगा? नहीं, सिखाएंगे हम आपको, उसमें एग्जम्पशन है। तो एचआरए मान लो कि आपको मिला 50,000 रुपया, मिला कितना आपको? तो हम 50,000 लिखे हैं, हम आपको पे स्लिप बना रहे हैं बैठ के कि कितना रुपया तुम कमा रहे हो, नहीं, कितना रुपया इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं, कितना इनकम टैक्सेबल इनकम है, वो आपका टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगना है। टैक्स हम नहीं बता रहे आपको इतना रुपया टैक्स देना है, जिस इनकम के ऊपर, पहला तो अब इनकम कमाए तो सारा इनकम पे टैक्स लग जाएगा ना, जो टैक्सेबल इनकम है उसी पे टैक्स लगेगा। कितना वो तो सीखेंगे बाद में, वो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का भी टॉपिक नहीं है, टैक्स निकालना तो फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हो क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप 5 लाख रुपया इनकम कमाए, सैलरी साल भर का, तो 5 लाख रुपया के ऊपर टैक्स देना होगा? नहीं बाबा, ये गलत फहमी है, 5 लाख रुपया के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। उसी के ऊपर तो पढ़ाई कर रहे हो, वही तो देखना चाह रहे हो, क्या 5 लाख पे टैक्स देना है? तो हम एक एक करके निकालेंगे, कंप्यूट करके। ओ बेसिक सैलरी, जा बेसिक सैलरी में तो पूरा पे टैक्स लग रहा है। एचआरए 50,000 मिला है, कंपोनेंट 50,000 का क्या मिला है, 50,000 पे नहीं लगेगा, सिर्फ कितना पे लगेगा, 30,000 पे लगेगा। एग्जाम्पल है। फिर मान लो कि तुमको मिला है परक्यूजेट्स, क्या मिला है, परक्यूजेट्स, परक्यूजेट्स मान लो 5 लाख रुपया का परक्यूजेट्स मिला एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या पूरा परक्यूजेट्स पर टैक्स लगेगा ना? उसमें से 1 लाख रुपया के ऊपर टैक्स ही लगेगा। एग्जाम्पल दे रहा है आपको सब कुछ। कुल मिलाकर मालूम चल रहा है कि 2 लाख रुपया ही मेरा टैक्सेबल इनकम है। कितना रुपया टैक्सेबल इनकम है? 2 लाख रुपया टैक्स। रिसीव कितना किए थे? 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। पर मालूम चल रहा है कि 2 लाख रुपया के ऊपर क्या देना है। तो ये टैक्सेबल अमाउंट पता करने चले हो तुम, और उस टैक्सेबल अमाउंट को पता करोगे एक एक को समझ कर। समझ में आ रहा है ना कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है तो कितना एग्जाम्पशन है, ये टैक्सेबल है कि नहीं है नहीं है तो कितना एग्जाम्प्ट है, या पूरा ही एग्जाम्प्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये सीखना है हमको, और फिर पता करना है कि एक्चुअली टैक्सेबल इनकम कितना है, जिस इनकम पे, जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स पे करना नहीं है वो। 2 लाख रुपए टैक्स पे करना है, 2 लाख रुपया के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा लगेगा लगेगा। टैक्स रेट है हमारा, टैक्स रेट लगेगा इसके ऊपर, 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया पूरा मैटर क्या चीज है, पूरा क्या पढ़ रहे हो, समझ गए पूरा? चलो तो ये हमारा हुआ। सबसे पहले हम लोग चालू क्या करते हैं बताओ, बेसिक। बेसिक में आ जाते हैं हम। बेसिक में हाजिर हो, आ जाओ। साफ साफ यहां पर चला के लिख दीजिए, फुल्ली टैक्सेबल, कोई रोक टोक नहीं है। जितना तुमको बेसिक सैलरी मिलेगा ना, सब पे टैक्स देना है, फुल्ली टैक्सेबल है भाई साहब। क्या है बताइए? माने माने 50,000 रुपया का बेसिक मिला, सैलरी के कंपोनेंट में देखिएगा, सैलरी के कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या है बताइए, उसमें कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उठाकर 50,000 रुपया उठाकर कोना में डाल दीजिए, पूरा फुल्ली टैक्सेबल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये सर जो सिखाया ना, ये फॉर्मेट है हमारा, हम लोग ना एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखेंगे, इसी को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। एग्जाम में कभी कभी ग्रॉस सैलरी ही मांग देता है, तो आगे नहीं करना है।
पर अगर टैक्सेबल सैलरी मांगेगा तो फिर आगे प्रोसीड भी करना है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है, बेसिक सैलरी जितना भी मिले ना यहाँ लिख देना है, क्योंकि बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बात खत्म। यही पढ़ना है हम लोग को, एक एक कंपोनेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ना है कि फुल्ली टैक्सेबल है कि नहीं है। नहीं है तो क्या कुछ फुल्ली टैक्सेबल है तो कुछ नहीं है तो कितना एग्जम्पशन है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है कि थोड़ा बहुत एग्जेम्प्ट है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक एक करके सैलरी खत्म, बेसिक सैलरी खत्म। बट बेसिक सैलरी तो खत्म हो गया, बट बेसिक सैलरी में एक आपको चीज पढ़ना है, दैट इज अ ग्रेडिंग सिस्टम। जब कभी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलता है तो देखे होगे ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस तरह का रहता है, कभी ध्यान दिए हो? फॉर्म फिलअप किया हो? कभी नहीं फॉर्म फिलअप। तो कभी सैलरी स्ट्रक्चर देखे हो? कुछ इस तरह का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, 14,500, 18,000, 600, 20,400। और सर समझ ही नहीं आता है कि सैलरी है कितना। अच्छा ये वैसे ये बेसिक का स्ट्रक्चर है, तो ऐसा ना सोचना कि आपको सिर्फ 20,000 या 12,000 या 14,000 या 18,000 मिलेगा जो भी लिखा हुआ है ना? ये तो बेसिक है। और भी कुछ मिलता है क्या? HRA, DA, तो ये सब कुछ जो हाँ जोड़ जाड़ कर TA मैंने आज मालूम चला ना। हाँ हाँ, तो TA ट्रेवलिंग अलाउंसेस, OT, OT मैंने ओवर टाइम, ये सब मिलता है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा तो आपका क्या बनेगा? सैलरी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये सिर्फ बेसिक का बात हो रहा है, ठीक है। छोटा मोटा कंपनी में आप जाते हो काम करने तो सिर्फ बेसिक ही देता है आपको, बाकी सब नहीं देता है। तो ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर, ये गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई बड़े बड़े प्राइवेट जॉब में होता है ना? तो बताओ ये क्या है? कभी देखे ही नहीं है, कभी याद नहीं आया क्या है? होता क्या है कि हर जब आप जॉब करने जाते हो ना तो एक ग्रेड सिस्टम पे रहता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है आपका, ठीक है ना? जैसे कि आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे अप्लाई किए हो ग्रेड C के लिए, किसके लिए? A, B, C, D। आपका जॉब कहाँ लगा? ग्रेड C के लिए लगा। ग्रेड C का बेसिक का ग्रेड ये है, बेसिक का ग्रेड, बेसिक का सैलरी आपका फिक्स रहेगा। बेसिक आपका फिक्स रहेगा? नहीं, बेसिक आपका फिक्स नहीं रहेगा। ये बोलना चाह रहा है कि देखो भाई साहब, आप शुरू शुरू ज्वाइन किए हो तो आपका 14,000 रुपये का बेसिक है, ठीक है, और फिर हर साल 500-500 से बढ़ता रहेगा। हर साल 14,000 सैलरी है, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? फिर नेक्स्ट ईयर कितना होगा? फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर 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 हाँ फिर ना 18,000 हो गया ना? 18 हो गया ना? तो अब तुम्हारा कितना से बढ़ेगा? 600 से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब 600 600 600 600 करते बढ़े, कब तक? 20,400 हो गया ना? अब कितना करके बढ़ेगा? खत्म। अब तुम्हारा सैलरी नहीं बढ़ेगा। अब तुम्हारा सैलरी बढ़ने वाला है। हो गया, खेला खत्म। तो सर क्या बात कर रहे हैं, अब सैलरी नहीं बढ़ेगा मेरा ना? 20,400 ही बस, अब बेसिक बढ़ने वाला नहीं है जीवन में, कभी नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं, जब तक तुम C ग्रेड पे हो। समझ आ रहा है ना? प्रमोशन हो गया, अब कहां चले गए? तो नया बेसिक स्ट्रक्चर होगा, नया बेसिक का ग्रेडिंग स्ट्रक्चर होगा, वहां ग्रेडिंग अलग होगा, फिर वहां भी उस तरह से बढ़ेगा। फिर तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो कहां चले गए? A में चले गए। समझ आ रहा है ना? अब A का जो स्ट्रक्चर होगा, समझ में आ रहा है? ग्रेडिंग सिस्टम में क्या सिखाएं आपको हम, बताओ कि 14,000 से 500, 14,000 सैलरी, फिर नेक्स्ट ईयर हर एक साल 500-500 से बढ़ेगा। कब तक? फिर कितना बढ़ेगा? फिर कब तक? फिर कितना करके बढ़ेगा? अब नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? फिक्स हो गया है। समझ में आ रहा है? अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया मुद्दा? बात यही है। बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो भी समझा दिए हम। चलो भाई, तो अब आप देखिए यहाँ पर
फ्रॉम 1/4/16, ये 1/4/16 है, ठीक है ना, ध्यान सुनना। 1/4/16 को एक व्यक्ति का जो है, अच्छा, सच अ सैलरी स्ट्रक्चर इम्प्लाइड दैट की बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विल स्टार्ट फ्रॉम 14,000 से, ठीक है ना। देयर आफ्टर ही विल गेट एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपए। कितना का एनुअल इंक्रीमेंट है, कब तक, 18,000 तक, ठीक है ना। देन फ्रॉम 18,000 द सैलरी वुड इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 600 पर एनम। 600 रुपया हर साल से आपका बढ़ेगा, तो आपका सैलरी जो हो गया अब कितना हो जाएगा, हर साल 600 से बढ़ेगा अप टू द कितना तक, 20,000। वंस द सैलरी रीच अमाउंट 20,400 ही विल नॉट गेट एनी फर्दर इंक्रीमेंट टिल ही प्लेस्ड इन अदर ग्रेड। जब तक तुम अदर ग्रेड सिस्टम में नहीं जाते हो तब तक तुम इसी ग्रेड पे रहोगे, समझ में आ रहा है ना, 20,400 पे ही सैलरी लेते रहोगे। आइए आपको कष्ट करके सॉल्व करना है। बताओ एक एम्प्लॉय कब अपॉइंट हुआ है, 1/4/20 को। सैलरी स्ट्रक्चर कितना है उसका, 10,000, 2,000, 14,000, 3,000, 23,000। मतलब 10,000 उसका बेसिक सैलरी होगा। जब जॉब किया कितना से बढ़ रहा है, बढ़ेगा कब तक, फिर कितना से बढ़ेगा कब तक। आपको 23-24 का उसका सैलरी निकालना है कि 23-24 का सैलरी कितना होगा, बूझे कि एचो। आइए कब अपॉइंट हुआ है, 1/4/20 से लेकर 1/4/21 तक उसका सैलरी कितना रहेगा, 10,000 रुपया पर मंथ, पर महीना 10,000 रुपया कितना, मतलब इस साल वो 10,000 रुपया पर महीना कमा रहा होगा ना। फिर क्या हुआ, अब इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट कब होता है, जिस दिन अपॉइंट हुआ है ना, नहीं बात समझिए, जिस दिन अपॉइंट हुआ है उस दिन से इंक्रीमेंट होगा। तो 1/4/20 से को जॉब किया, एक साल कंप्लीट कब हो रहा है, 1/4/21। अब यहां से इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट अपॉइंटमेंट से ही काउंट करना है, ईयर से लेना देना नहीं है। जैसे कि हमारा इस वाला क्वेश्चन में काउंटिंग ईयर भी कब चालू हो रहा है, प्रीवियस ईयर भी कब चालू हो रहा है 1/4 को, अब बेचारा अपॉइंट भी कब हो रहा है 1/4 को, इसीलिए दोनों डेट सेम हो जा रहा है। बट आगे चल के नहीं है, हम करेंगे क्वेश्चन एक ऐसा। तो अब बताओ यहाँ पर 1/4/21 से लेकर अब 1/4/22 तक उसका सैलरी कितना रहेगा, 12,000 पर मंथ करके रहेगा इस साल। फिर बताओ 1/4/22 से लेकर 1/4/23 तक सैलरी कितना रहेगा, 14,000 रीच कर गया है। अब बताओ 1/4/23 से लेकर 1/4/24 तक सैलरी, हाँ, 17,000। आगे करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना था, 23-24 का निकालना था। तो आप देखो, बताओ मेरे को 23-24 में कितना सैलरी मिल रहा है उसको, पूरा का पूरा 12 महीना का निकालो, 17,000 ना, 17,000 इंटू, तो ऐसा बोल लो सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 17,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 2,04,000, 2,04,000। डन। सर ये तो इजी है, चलो इसके बाद वाला करके दिखाओ। देखे किसमें कितना है दम। बोल लो। हाँ, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ इंक्रीमेंट उसी हिसाब से होगा, यही बोलना चाह रहे हैं। मतलब सर देखो, कभी भी ऐसा करना वर्किंग नोट ना, तो तुमको तो हम वही बोलना चाह रहे हैं, 1/7/20 से कब 30
6/2021, एक साल कंप्लीट हुआ ना। तो इस समय तक सैलरी कितना होगा? 10,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। और फिर एक साथ को सैलरी 21 में कितना हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर कब तक? 22 तक आप कितना सैलरी चलेगा? 12,000 पर मंथ। इस तरह से बनाना है आपको, है ना? इस तरह से बनाओगे। सर तो आप तो पिछला वाला क्वेश्चन में 1/4 से लिए थे भाई साहब, 1/4 से लिए थे, बट अपॉइंटिंग वाला हिसाब से, नॉट ईयर के हिसाब से। और यहां भी हम क्या लिए हैं? अपॉइंटिंग के हिसाब से। अपॉइंट कब हुआ था? एक साथ 20 को। साल कंप्लीट कब हो रहा है? एक साथ 21, ठीक है बोल रहा है। ठीक है, एक दिन पहले वाला दिन जाओ। एक साथ 21 का ठीक पहला वाला दिन क्या आएगा? 1/6। हैंगओवर उतरा नहीं है रात वाला। 30/6/21। तो 31 तारीख बोल लो या 30 तारीख बोल लो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। चलो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। ओहो, अभी यही बात बोले हम। क्या लिखे यहाँ पर बोलो? तुम बताओ क्या लिखे, बोल। चलो ठीक है, एक साथ चलो खुश। एक साथ लिखो या 30/6 लिखो, 31 मार्च लिखो, चाहे 1/4 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ सर। हाँ ठीक है, तुम एक साथ लिखो बस। अब बताओ, एक साथ 22 से नेक्स्ट ईयर तक का सैलरी 14,000 रुपया आ गया। अब फिर एक साथ 23 से 30/6, ठीक है, एक साथ 24, कोई बात नहीं। कितना? 17,000। आगे करे कि रोक दे? रोक दे। अब बताओ कितना सैलरी निकल कर आ रहा है? पीट देंगे, एकदम पीटने वाला काम कर रहे हो, मार खाने वाला काम कर रहे हो। देखो ध्यान से, तुम्हारा साल कब से चालू होता है? कौन सा साल है ये? प्रीवियस ईयर 23-24 है ना। तो 1/4/23, 31/3/24। तो 1/4/23 ढूंढो, 1/4/23 ये रहा। एक साथ 22 से लेकर 30/6, 30/6, 30/6 यानी कि 30/6 माने अप्रैल, मई, जून तक सैलरी कितना था? 14,000 था। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक सैलरी यानी कि यहाँ पर 3 ही महीना ना आया। अब बाकी देखो, यहाँ से यहाँ चालू क्या हो गया? 1/7/23 से लेकर 30/6/24। हमको तो बस 31/3 तक का ही निकालना है। तो यानी कि बताओ क्या सैलरी हो जाएगा आपका? यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 17 हाँ 9 महीना, 17,000 रुपया करके। तो स्टार्टिंग का 3 महीना कितना करके? 14,000 करके। और बाकी का समय 17,000, बाकी का 9 महीना 17,000 करके, ऐसे करके कैलकुलेट करना था। तो 14,000 इंटू 3, ठीक है ना? कब से कब तक? ऐसे लिख लो अच्छा से। अप्रैल से लेकर अप्रैल 23 से लेकर टू जून 23 तक सैलरी कितना था? 14,000 इंटू 3 कितना आएगा? 42,000। अब वही जुलाई से लेकर कब तक? मार्च, मार्च आपका 24 तक सैलरी 17,000 के ऊपर 9 मंथ कितना आ रहा है? 1,53,000। दोनों का ऐड कर दीजिए, 1,95,000। बोलो क्या बोलते हो? कुछ बातें समझ में आई? तो ये हमारा बेसिक वाला भी हो गया।
ग्रेडिंग सिस्टम में। डन। इधर आ जाइए। देखिए ये कंपोनेंट था हमारा, क्या था बताइए। कंपोनेंट में बेसिक हमारा क्या हो गया है, डन। बेसिक होए हो गया, ठीक है ना। ठीक है। हमारे सैलरी में सबसे टफनेस चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट अलाउंसेस पर क्रेडिट्स, यही है। इसको समझ लेते हैं तो मोटा मोटी हमारा सैलरी खत्म हो जाता है चैप्टर। बट क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग 2 नंबर रिटायरमेंट बेनिफिट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट बेनिफिट स्टार्ट करेंगे। हाँ हमको पहले अलाउंसेस करना चाहिए था, बट अलाउंसेस पहले नहीं करेंगे हम लोग। पहले क्या कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग अलाउंसेस करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, परक्यूजेट्स करेंगे, और फिर हम लोग ये टॉपिक करके खत्म करेंगे, ठीक है ना। बट आप देखिएगा कि हमारे मैट में जो ना पहले क्या किया गया है, बेसिक के बाद अलाउंसेस पहले डाला गया है। अलाउंसेस पर हम लोग पहले खत्म नहीं करेंगे, तो अलाउंसेस बाद में, अलाउंसेस पार करके उस तरफ क्या मिलेगा, 6 नंबर। हाँ छलांग मारना है अलाउंसेस के बाद में, ठीक है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में आ गए हम लोग। रिटायरमेंट बेनिफिट में ना भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। एक है ग्रेचुटी, ठीक है। ए नंबर देखो क्या है बताइए, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी पार करोगे ना तो तुमको मिलेगा, दर्शन होगा पेंशन का। हाँ पेंशन पार होगा ना तो फिर क्या दर्शन होगा किसका, लीव सैलरी। लीव सैलरी, सर लीव सैलरी पार होगा तो, लीव सैलरी पार होगा तो वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अच्छा वीआरएस पार होगा ना तो एक ही चीज बन जाएगा, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। फिर फाइनली आपको सुकून मिलेगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है, 5 पॉइंट करने में हम लोग को 2 क्लास लग जाता है, ठीक है। 6 माने पॉइंट नंबर ए, देखो 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 यहाँ देखो, ए बी सी डी ए, ई माने 5 ठो। तो सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं किससे बताइए, ग्रेचुटी से। ग्रेचुटी क्या होता है, ठीक है ना। अरे भाई साहब ग्रेचुटी क्या होता है, देखो क्या होता है ग्रेचुटी, बात समझना। ग्रेचुटी, अच्छा जो पढ़ रहे हो रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये कब मिलेगा, जब तक तुम रिटायर नहीं होगे ना तब तक तुम्हारे सैलरी में दर्शन होगा नहीं। यानी कि आगे वाले कमाओगे, जब तुम जॉब लगेगा तो तुम्हारे सैलरी के कंपोनेंट में रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिखेगा। क्यों सर, क्योंकि रिटायरमेंट होने के, और आपको पता था ना रिटायरमेंट बेनिफिट अगर इंप्लॉय को मिल रहा है तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सैलरी में लगेगा, इसलिए पढ़ रहे हो तुम। रिटायरमेंट आप लोग को हिंट पहले ही समझ लेना था, आपसे क्वेश्चन पूछे भी थे तो आप लोग क्या किए, गलत जवाब दे दिए। रिटायरमेंट बेनिफिट समझ में आ रहा है, मतलब हम रिटायर कर, आप लोग मान लीजिए रिटायर कर गए और हम आपको क्या दे रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, सैलरी नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये टैक्स देना पड़ेगा उसमें। हाँ बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा, किसमें, सैलरी में। अच्छा रोना मत एकदम, सर हम तो रिटायर हो गए ना, हाँ तो इनकम हो रहा है ना, हाँ तो टैक्स, बात खत्म। समझ आ रहा है, किसमें देना पड़ेगा, सैलरी में। ये इंपॉर्टेंट चीज था। तो सबसे पहला किसका दर्शन हुआ, ग्रेचुटी का दर्शन हुआ। समझ में आ रहा है ना। अब ग्रेचुटी क्या है, ग्रेचुटी समझो, ग्रेचुटी जो मिलता है ना, जब सुनते होगे जो रिटायरमेंट हुआ तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, सुने हो ना, रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा मिलता है। तो जो रिटायरमेंट जो बहुत सारा पैसा होता है, उस बहुत सारा पैसा में से जो बहुत ज्यादा पोर्शन रखता है वो है ग्रेचुटी। हाँ मान लो किसी को 50 लाख रुपया मिला, 20 लाख रुपया मिला, तो उसमें से सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, ग्रेचुटी का। और भी रहता है पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इंपॉर्टेंट पैसा क्या चीज रहता है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है सर बताइए, लमसम पेमेंट होता है। आपको एक लमसम 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपया हम दे देते हैं, जाओ 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 जाओ। सर काहे सर, किसको दिए, एम्प्लॉय को दिए, कब दिए, या रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन। समटाइम्स लीगल हायर्स को भी दिया जाता है ऑन द डेथ, डेथ के समय भी दिया जाता है लीगल हायर्स को।
तो ग्रेचुटी रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय मिलता है, ठीक है ना। मोटा मोटी मान के चलते हैं कि डेथ वाला केस को इग्नोर करके मान के चलते हैं कि रिटायरमेंट वाला ही मान के चल रहा है, ताकि पढ़ाई पे फोकस रहे हमारा, ठीक है ना। तो ग्रेचुटी किसको मिलता है? इंप्लॉय को मिलता है। कब मिलता है? रिटायरमेंट के समय मिलता है, ठीक है ना। क्यों? यही तो दिक्कत है, क्यों? क्यों? फॉर एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विस। मेरे लिए जो तुम काम कर रहे थे एक जमाने में ना, उस पास्ट सर्विस के लिए, पास्ट उसके लिए तुम छोड़ के जा रहे हो, लो पैसा ले लो, एक बार में अपना जाओ जाकर मस्त बिजनेस करो, जो करना है करो। सर तो पेंशन तो दे ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम पेंशन, पेंशन से ये अलग होता है, ठीक है ना। पेंशन से ये अलग होता है, पेंशन दे रहे हैं वो अलग चीज है, ग्रेचुटी भी आपको दे दिया गया। बात समझ आ रहा है ना। अब होता है अलग अलग कहानी है, किसी को ग्रेचुटी मिलता है, किसी पेंशन नहीं मिलता, किसी को पेंशन मिलता है, वो अलग नहीं है, हो सकता है किसी को दोनों मिल जाता हो, ठीक है। तो मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पर लमसम अमाउंट दे दिया जाता है आपको, ठीक है ना। और लमसम अमाउंट कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। किसको देता है? एम्प्लॉय को देता है। क्यों देता है? फॉर एप्रिशिएशन, तुम मेरे लिए क्या किए थे, पास्ट में सर्विस दिए थे ना, तो चलो इससे हम खुश होकर तुमको हम कुछ रुपया दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे तुम काम करोगे नहीं, शरीर तो तुम्हारा थक चुका है, रिटायर हो चुके हो, तो जाओ अब जाके तुम आराम से अपना इस पैसा से जो करना है करिए। डन। और ये कहां सैलरी में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये सैलरी में टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है ना। जब इंप्लॉई अपने हाथों से उठाए, मतलब वही रिटायरमेंट के समय, पैसा मिल रहा है, तो ये कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। डन। अब वही चीज आप जानते होंगे ना, अगर ये डेथ कर गया है एम्प्लॉय, तो उसका पैसा किसको मिल रहा होगा? उसके फैमिली मेंबर मत बोलिए, लीगल हायर, उसका किसको मिलेगा? लीगल हायर्स को। तो लीगल हायर्स को जब पैसा मिले, फैमिली मेंबर का मतलब क्या होता है? लीगल हायर्स, जो कहीं ना कहीं उसके लीगल हायर्स है, तो लीगल हायर्स को पैसा मिलेगा, तो फिर कहां जाएगा? सैलरी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब कहानी क्या है सर? अगर बेसिक जैसा कहानी होता तो फिर तो यहीं पर खत्म हो जाता ही है, यहाँ लिख देते फुल्ली टैक्सेबल। बट आपको पता है ग्रेचुटी इज नॉट अ फुल्ली टैक्सेबल, ग्रेचुटी फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, नहीं तो यहीं पे लिखते क्या? फुल्ली टैक्सेबल, और चैप्टर ये टॉपिक खत्म। यानी कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है मेरे को, टैक्स उस पर टैक्सेबल बन जाएगा। बट एक्चुअली ग्रेचुटी फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, ग्रेचुटी में एग्जेम्पशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन। यानी ग्रेचुटी मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, क्या होगा, समझना होगा। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे हम इसको समझने के लिए दो तरह का चार्ट बना दिए हैं, चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले ग्रेचुटी किसको मिला है? इंप्लॉय को मिला है। किसको मिला है बताओ? कौन से इंप्लॉय को? गवर्नमेंट इंप्लॉय को या लोकल अथॉरिटी इंप्लॉय को? अरे हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई काम कर रहा है तो लोकल अथॉरिटी इंप्लॉय हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो तुम, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो तुम, तो तुम गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गया, यानी कि गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। गवर्नमेंट इंप्लॉय को अगर क्या मिल रहा है? ग्रेचुटी मिल रहा है, टैक्स टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ग्रेचुटी कितना मिला? 10 लाख रुपया। ग्रेचुटी तुम्हारा कितना मिला? तो टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना होगा? 0, 1 रुपया भी टैक्सेबल ग्रेचुटी नहीं है आपका, फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? उद्देश्य समझ में आ रहा है ना। हम लोग को क्या निकालना है कि जो भी इनकम हो रहा है वो टैक्सेबल कितना होगा, आगे चल के उस पर किस पे उतना रुपया पे टैक्स लगा, रेट लगेगा, है ना। तो ग्रेचुटी तो मिला सपोज 50,000 रुपया, बट टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया ना, 1 रुपया भी बाहर नहीं आएगा। मुद्दा समझ में आ रहा है? एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। क्वेश्चन ये है कि सर अदर इंप्लॉय के लिए जो सरकारी में नहीं है उसका क्या, हम लोग का क्या? अगर हम लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है तो दो बातें हैं। क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट फॉलो करता है? उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है? ग्रेचुटी ग्रेचुटी एक्ट भी होता है, हाँ लॉ में पढ़ोगे, हालांकि तुम लोग का बीकॉम में नहीं है, ठीक है ना।
बीकॉम में नहीं है, नया वाला में पता नहीं, पुराना वाला में तुम लोग में तो नहीं है ग्रेचुटी एक्ट। तो ग्रेचुटी एक्ट तुम लोग को पढ़ना नहीं है, पर जहां पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है ना, उसका कहानी अलग है। और जहां पर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है, जहां पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, समझ आ रहा है ना, उसका कहानी अलग है। क्लियर हुआ? तो सर दोनों कहानी अलग क्या है? दोनों का एग्जेम्पशन अलग अलग है, ठीक है ना। पहले बताओ मेरे को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा मिलेगा, हाँ उसको ही मिलेगा। फुल्ली टैक्सेबल भी नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल भी नहीं है, थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिलेगा, मिलेगा थोड़ा एग्जेम्पशन मिलेगा। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो कहानी है, एक कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और एक नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है यानी कि एप्लीकेबल है, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल है तो थोड़ा सा अलग है, एप्लीकेबल नहीं है तो थोड़ा सा अलग है, बट थोड़ा थोड़ा दोनों में ही मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा कितना मिलेगा उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? कवर्ड। तो ये वाला पॉइंट चालू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी बाहर। अगर अदर एम्प्लॉय है तो चेक क्या करना होगा? कवर्ड ग्रेचुटी है कि कवर्ड ग्रेचुटी। अगर कवर्ड ग्रेचुटी है तो सर कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? ये रहा, ये रहा, ये रहा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 1 2 3, 3 पॉइंट है ना? अरे 3 पॉइंट है ना? कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 3 मिलेगा? 1 नंबर वाला पॉइंट मिलेगा कि 2 नंबर वाला पॉइंट मिलेगा कि 3 नंबर वाला पॉइंट मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। लेस ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। लेस ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से जो सबसे कम रहेगा ना उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा। जो तीनों में से क्या रहेगा, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये वाला पॉइंट नंबर ए को सॉल्व किए, पॉइंट नंबर 1 ए से आ रहा है 5 लाख रुपया। पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व किए, पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व किए, पॉइंट नंबर 2 से आ रहा है 3 लाख रुपीज, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है बोलो? एक लिमिट खुद ही बता दिया है 20 लाख, ठीक है ना। अब सुनो मेरा बात बहुत ध्यान से, आपको ग्रेचुटी जानते हो कितना मिला था? आपको ग्रेचुटी कितना मिला था? सपोज 6 लाख रुपया का ग्रेचुटी मिला था। कितना मिला था? 6 लाख रुपया के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ कुछ एग्जेम्प्ट है। कितना एग्जेम्प्ट है अदर इंप्लॉय के लिए? अदर अदर, हाँ ग्रेचुटी में आ रहा है, वही वाला टॉपिक चल रहा है, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट ही चल रहा है। तो कितना एग्जेम्प्ट है? तीनों में से जो कम होगा, मिनिमम ऑफ दी फॉलोइंग। मिनिमम ऑफ दी, बताओ मिनिमम कौन है तीनों में से? बताओ तीनों में से मिनिमम कौन है? हाँ तो बस 3 लाख ही यहाँ पर क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे, और 3 लाख रुपए हमारा टैक्सेबल ग्रेचुटी बनेगा। बात समझ में आया कि समझ में नहीं आया? यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि लेस कर देंगे फॉलोइंग ऑफ लेस ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, और जो बाकी बच जाएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बात समझ में आ रहा है क्या कैसे इस कहानी होने वाला है? अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि हमको पहला दूसरा तीसरा पॉइंट को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है क्या? आइए पहला दूसरा तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तो एग्जेम्पशन के लिए हमको क्या करना होगा? पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट भगवान शंकर का प्रसाद है, बोल रहा है कि तुमको ग्रेचुटी मिला कितना था एक्चुअली, थोड़ा सुने तो। एक्चुअली ग्रेचुटी कितना मिला था बोलो? हाँ तो वही लिख देना यहाँ पर। बोल क्या रहा है कि एक्चुअल ग्रेचुटी कितना मिला था, वही लिख देना। हम बोले ठीक ठीक ठीक। तीसरे नंबर पॉइंट पहले बात हो रहा है, बोल रहा है देखो हम लिमिट लगा दिए हैं। क्या लगा हुआ है? मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, समझाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर चुपचाप से क्या लिख देना है? 20 लाख। तो पहला वाला दूसरा वाला तो बैठे, तीसरा वाला ऐसे ही खत्म हो गया। 3 तो मिनिमम निकालना था ना, तो पहला वाला में क्या बोल रहा है? जितना मिला जितना मिला लिख देना है, वो तो क्वेश्चन खुद ही बताएगा, क्योंकि इसी में से तो आपको मिनिमम माइनस करना था। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला तो यही वाला उठा के यहाँ लिख देना, और ये वाला क्या है? 20 लाख, खुद ही बता दिया यहाँ पर 20 लाख। खाली सॉल्व क्या करना है? पॉइंट नंबर 2 खाली सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट नंबर 2 में फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दीजिए।
15/26 बोलो क्या? 15/26, 15/26, ठीक है ना, इंटू 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ड्रॉन सैलरी। अंतिम बार जब तुम ड्रॉ किए थे सैलरी, मतलब मिला था सैलरी, वो कितना रुपया का था वो लिख देना है, फिर इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कितना साल तुम सर्विस दिए, क्वेश्चन खुद बताएगा कितना साल तुम सर्विस दिए। सपोज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जितना साल सर्विस दिए हो। सपोज 20 साल सर्विस दिए हो तो 20 ईयर, 20। लास्ट ड्रॉन सैलरी था 15,000 रुपया, तो 15,000 रुपया। सबको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा ना, वही तो है। समझ में आ रहा है? हम सब पे आ रहे हैं, जितना हम समझाएं उस पे एक कदम आगे मत भागो। जो समझा दिए उसको अच्छा से, वो जो रास्ता देखो, रास्ता में गड्ढा हो जाता है ना, तो वो समझाते समझाते कभी कभी गड्ढा है तो उसको दोबारा सोचकर वो गड्ढा को अच्छा से क्या करो, रोलर चलाओ, रोलर। गड्ढा ठीक नहीं किए, आगे वाला रोड बनाएंगे, तो पहले रोलर चलाओ। समझ में आ रहा है कि हाँ सर पूरा क्लियर हो रहा है? क्लियर है। 15/26 फिर क्या है, तो सुन लो, ध्यान से सुनते रहो। 15/26 फिर क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी है, और फिर क्या है, साफ साफ पॉइंट नंबर 2 में पता है क्या बोला गया? 15/26 माने, अच्छा 15/30 माने महीना में कितना दिन होता है? तो नथिंग बट 15/26 का मतलब महीना का हाफ है ये, तो 26 क्यों कर दिया गया? 4 संडे, 4 संडे, यानी कि एक्चुअली काम कितना हो रहा है? 26 दिन। तो ये कुछ नहीं है, ये महीना का हाफ है, हाफ महीना। ये बोलो क्या, बोलो इसको हाफ महीना, अपने भाषा में बोलो ये क्या है, हाफ महीना। ये क्या है, तुम कितना सैलरी उठाते हो, लास्ट सैलरी तुम्हारा जितना सैलरी मिला, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई बाई जितना तुम सर्विस ऑफ काम किए। यानी कि पता है पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखने बोल रहा है? बोला तुम कितना साल काम किए हो, 20 साल काम किए सर। हर साल सैलरी कितना था, मतलब सैलरी तुम्हारा लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था? तो तुम बता रहे हो सर लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरा 15,000 था। उसका आधा, उसका आधा, आधा बने 26, ठीक है ना, आधा जाओ, आधा तुमको हम ग्रेचुटी एग्जाम अलाउ करते हैं। लॉजिक यही है, जितना साल काम किए हर साल आपको हम दे रहे हैं आधा महीना का सैलरी, आधा महीना का सैलरी। छोड़िए सर, उतना लॉजिक में नहीं जाना है। अच्छा तो पॉइंट पे आ जाओ, तो क्या बोला जा रहा है? 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। पहला हम बताते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या हुआ। सैलरी का डेफिनेशन हम लोग को ना यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि हर जगह सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग है। फॉर दिस पर्पज, फॉर ग्रेचुटी पर्पज कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। सैलरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लस डीए। क्वेश्चन में और बहुत कुछ लिखा रहेगा, बोनस, कमीशन, कुछ भी नहीं लेना है। सैलरी जब कंप्यूट करोगे तो क्या लेना, क्योंकि यहाँ सैलरी लिखना पड़ेगा ना बाबा, ये क्या लिखना पड़ेगा, तो सैलरी जब लिखना पड़ेगा तो क्या करना। हाँ सर, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब रिटायरमेंट का समय का सैलरी। बोलो क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 31 जनवरी को कोई रिटायर किया, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जनवरी महीने का सैलरी, उसी को बोला जाएगा लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या लेना है बताओ, बेसिक प्लस डीए। और फिर यहाँ क्या, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस माने जितना साल काम किया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। फॉर्मूला बताओ मेरे को, पहला क्या है, 15/26 मल्टीप्लाई क्या करना है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी माने बेसिक प्लस डीए, मल्टीप्लाई क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ एक्सेस इन 6 मंथ। माने मतलब कोई 20 साल काम किया,
बोल रहा है कि ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब ये हुआ कोई 20 साल 11 महीना काम किया तो क्या ले लेना है? समझ में आ रहा है? कोई 20 साल 5 महीना काम किया क्या ले लेना है? 20 साल। समझ में आ रहा है? ओ सर 6 महीना से ज्यादा काम किया तो सामने वाला ईयर को ले लेंगे, मतलब 21 बोल देंगे ये। और 6 महीना से कम है, समझ में आ रहा है ना? जो 20 साल 6 महीना ही काम किया, अब बताओ तब कितना? दिमाग में तो आएगा 21 21, 21 नहीं आएगा, 20 ही आएगा। 6 से ज्यादा होने पर फॉरवर्ड आगे वाला डेट ये लेना है, तब 7 होता तो 21। मैं रहा है ना? तो बहुत जन को लगता है बचपन का मैथ 5 से ज्यादा है 5 से कम है, 5 आ गया भाई, 5 आ गया, चल चल आगे बढ़ा दे, करते हो ना, आगे वाला डिजिट ले लेते हो। नहीं, यहाँ पर 6 से ज्यादा 7 हो तब लेना है, ध्यान रहेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा पूरा। तो पूरा क्लियर हुआ? इसी को बोला गया है, बताओ नंबर ऑफ ईयर सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन द एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ठीक है ना? अच्छा, ये देखो यहाँ पर समझा भी दिए हैं, ये 15/26 कुछ और नहीं है, एक महीना ही है ये, सॉरी एक महीना नहीं है, आधा महीना है एक्चुअली। 26 क्यों? क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में एक महीना बराबर 26 दिन ही होता है, ग्रेचुटी एक्ट में 4 दिन का छुट्टी मिलता है, तो इसीलिए ग्रेचुटी एक्ट में एक महीना में इक्वल टू 26 दिन होता है। ठीक है ना? चलो, बाकी पॉइंट नंबर 4 का भी नहीं समझाएंगे हम। डन ये वाला? एक क्वेश्चन करें? अरे एक तो कर लेते हैं, एक तो ये वाला। ठीक है, आइए आसुन 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 इसको कंप्लीट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। मिस्टर आलोक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या है बोलो? गवर्नमेंट एम्प्लॉई बाबा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई में ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं मिलता है, नहीं है, मिलता तो है, मिलना है कि नहीं मिलना वो मेरा काम नहीं है, मिला है तो टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है वो आपका जिम्मेदारी है। बार बोल रहे हैं, लोग उल्टा समझता है इसको, ओ ग्रेचुटी कितना मिलेगा वो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, ग्रेचुटी कितना मिलेगा हम तो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेचुटी पे कितना टैक्सेबल कितना है ना वो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रिटायर किया है, वो कब रिटायर किया? 31/7/22 को। कितना साल का सर्विस दिया? 35 साल और 7 महीना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ही रिसीव कितना रुपए का ग्रेचुटी? ओ माय गॉड, 7 लाख का ग्रेचुटी रिसीव हुआ है। ठीक है ना? ही सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज कितना? जब रिटायर 16,000 रुपया पर मंथ क्या था? बेसिक था। और डीए कितना था? डियरनेस अलाउंसेस 8,000 रुपया पर मंथ था। ठीक है, आगे कंप्यूट कर दीजिए तो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी, बोला कितना टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी होगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी होगा बताइए। पर दो बातें हैं, इफ मिस्टर आलोक इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। दो क्वेश्चन है, एक में बोल रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, और दूसरा बोलिए कि मान लीजिए, तो मान लीजिए ना कि आलोक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर दो केस हो जाएगा ना, कवर्ड वाला और अनकवर्ड नहीं, नॉट कवर्ड। क्या कवर्ड? क्या कवर्ड? मट्टी, अरे मिट्टी। हाँ, कवर्ड अंडर पूरा बोला करो, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, कवर्ड नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। थैंक यू। हाँ, तो ये कौन सा वाला बोल रहा है? नॉट कवर्ड वाला बोल रहा है। हाँ, कवर्ड एम्प्लॉय बट कवर्ड, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया, बट कवर्ड बाई दी ग्रेचुटी। तो पहले वाला तो देखो स्टार्ट करते हैं हम आपसे, यहीं पर करो, इतना स्पेस दिए हुए है ना, और थोड़ा सुन लो, छोटा छोटा करके लिखना, हमारा है कितना? हाँ, लिखेंगे। पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल
सैलरी ऑफ मिस्टर आलोक फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक, समझ में आ रहा है? एक काम करेंगे, बोलो, हम पहले पार्ट 2 सॉल्व कर ले क्या? पार्ट 2 कर लेते हैं, पार्ट 1 नहीं कर रहे हैं हम लोग। पहले पहले क्या कर रहे हैं? डन? कोई दिक्कत, कोई कष्ट वस्ट? ओके, तो पार्ट 2 पहले कर ले रहे हैं। तो पर्टिकुलर यहां पर अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाँ, ग्रेचुटी हम जैसे करवा रहे हैं वैसे करिए। ग्रेचुटी रिसीव्ड, ठीक है ना? ग्रेचुटी, कितना ग्रेचुटी मिला था? हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर एम्प्लॉय है और अंडर है, तो ग्रेचुटी रिसीव कितना हुआ है? बाहर कॉलम में, ठीक है, पूरा टैक्सेबल है। माइनस एग्जेम्प्टेड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एग्जेम्प्टेड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। जरा बताइए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग बताओ तो। आयुष, तीन तो क्या था मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग? बताइए तीन तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग क्या था? जितना अमाउंट, उसका नाम है ना, नाम तो बताना पड़ेगा। नाम क्या बोलोगे? अरे तो क्या लिखोगे? एक्चुअल, हाँ एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव, ग्रेचुटी रिसीव। ठीक है, बताओ कितना ग्रेचुटी रिसीव हुआ था? 7 लाख। डन। दूसरा क्या लिखोगे? फॉर्मूला था इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, है ना, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ, बस इतना ही लिख देना, बाकी कुछ नहीं लिखना। तो जगह छोड़ देना, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 लाख। ठीक है ना, या फिर ऐसे डायरेक्टली यहाँ लिख दो 20 लाख। डन। ये वाला बाकी है हमारा सॉल्व करना। यहाँ से जो भी मिनिमम आएगा कहाँ लिखेंगे? बाहर वाला कॉलम में से डाल देंगे, और फिर यहाँ लिखने के बाद ये वाला आ जाएगा क्या हमारा? टैक्सेबल ग्रेचुटी। समझ में आ रहा है क्या कैसे सॉल्व होगा? तो क्वेश्चन ये है कि सर अब पॉइंट नंबर 2 आप सॉल्व कर दीजिए, है ना? समझ में आ रहा फॉर्मेट पूरा? एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ग्रेचुटी सॉल्व करना, बड़ा क्वेश्चन के अलावा। तो 15/26, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है? बेसिक प्लस डीए, हाँ बेसिक प्लस डीए, बेसिक कितना?
सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए। कितना आ रहा है बेसिक? यही ना? कितना आ रहा है? 24,000। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 36 की 37। क्यों? 35 था तो 7 मंथ था ना, 6 से ज्यादा है तो क्या ले लेंगे? समझ ही नहीं आ रहा उसको। 35 ईयर 7 मंथ, तो कितना लेंगे? 35 की 36। क्यों? 6 से ज्यादा है। 36। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए भैया। हाँ तो आ रहा है तो आ रहा है, क्या दिक्कत है? आ रहा है तो आ रहा है। हाँ बाबा। 4,98,462। यही तो। बताओ मिनिमम कौन है इसमें से? 4 लाख ही मिनिमम आया। चलो माइनस कर दो। कितना आ रहा है? ये आपका टैक्सेबल टैक्सेबल ग्रेचुटी आ रहा है, ठीक है ना? क्या आ रहा है बताओ? किसका? पार्ट 2 का। पार्ट 1 का आंसर क्या होगा? ऐसे बताना पड़ेगा। सिंस मिस्टर आलोक इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन gratuity received is fully exempted। तो fully exempted है यानी कि नील। टैक्सेबल कितना आएगा? नील। fully exempt हो गया है तो नील। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? तो कवर्ड वाला हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं और सबको समझ चुके हैं, ठीक है ना? तो इतना तो काम कर लिए हम लोग। काइंडली आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये वाला क्वेश्चन बना के लेकर आएंगे, क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन नंबर 1 कम से कम, ठीक है ना? जी बिल्कुल। बहादुर रिटायर लास्ट पेज में होगा, मिला? हाँ सिर्फ 1 नंबर। दिल इच्छा करे तो 2 नंबर बना सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? देखो यहाँ भी कवर्ड है, ठीक है ना? ओ सर मान लीजिए और मन कर गया तो 2 नंबर तो बना लेना, और मन कर लिया तो ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर दोनों बना लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।